Let us stand up for the prayers, please. Good morning once again. We welcome you to the first session of this current financial year, and today's topic is importance of asset allocation. I thank Bank of India Mutual Fund to support us in this process of bringing this thoughts and ideas about how to balance your portfolio, especially in the current scenario when the markets are touching new high. It becomes very important for you to have a look at your portfolio and consider asset allocation in a more detailed way. So with that brief introduction about today's topic, let me first welcome Nitin Gosar, who's our speaker for the day from Bank of India. He's a fund manager. Before we proceed with the session, let me just give a brief introduction of Mr. Nitin Gosar. He is a graduate of in business in Bachelor of Management Studies from Niranjan Jhunjhunwala College. He has further completed Masters in Finance from the Institute of Chartered Financial Analyst of India. He joined BOI Mutual Fund with 16 years of professional expertise in equities research and fund management. Prior to joining BOI Mutual Fund, he was with Invesco Asset Management India Private Limited as a fund manager. In his past assignments, he has been associated with IFCI Financial Services, BNK Securities, SKP Securities, and NDA Securities in his career. Please join to welcome him for the today's program. Thank you. Before we proceed with the program, I will request Mr. Tadalkar to hand over the Trimurti as a memento to Mr. Nitin Gosar. Thank you, Tadalkar sir. Good morning. Thank you for sparing time. I'll try to keep today's session in Hindi so that आप तक जो भी मैसेज है वो अच्छे से क्लियर पहुंच सके. And thank you for having us, giving Bank of India Mutual Fund a platform जहाँ पे हम आपके साथ interact कर सके. I will try to cover up आज का जो सेशन है asset allocation. Why asset allocation is important. We'll try and understand over a period of let's say 1 hour या 1 घंटा, सवा घंटा type. But I'm more than happy to interact with you if you overshoot time. क्योंकि बहुत बार जैसे गौरव कहता है कि नितिन एक बार बोलना शुरू करता है तो 60 मिनट्स नहीं 120 आप पकड़ के चलिए.
एंड सॉरी बिकॉज जनरली फाइनेंशियल्स जो ट्रैक करते हैं दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, उन्हें लगता है कि शायद वो ज़्यादा शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प। मेरा भी एफर्ट्स वही होगा कि मैं आपसे ज़्यादा शेयर करूं। कहीं पे आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं, आप वो स्टेज पे भी पूछ सकते हैं या लास्ट एंड में भी पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। विल हैव दिस सेशन जो है आज का, विल ट्राई एंड ब्रेक इट अप इन 5 to 6 स्टेप्स सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए समझना। सो लेट अस अंडरस्टैंड एसेट एलोकेशन जो ये सब्जेक्ट है। टिपिकली हम तो इन्वेस्टमेंट की परिभाषा अच्छे से समझते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट के जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये एसेट एलोकेशन क्यों आता है, ये थोड़ा विचित्र है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं पे भी कीजिए वो सब एक ही है, बिकॉज हम तो एंड में रिटर्न से ढूंढते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन क्यों, इसको समझने के लिए और एक तरीके से समझ सकते हैं। एसेट एलोकेशन इज अ काइंड ऑफ स्किल सेट जो अलग अलग टाइम पे काम आता है। आपके पास कुछ अलग स्किल सेट है जो एक टाइम पे काम आएगी, दूसरी स्किल सेट है जो अलग टाइम पे काम आएगी, और ये जब स्किल सेट को हम मिश्रण में एक साथ लेके आते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उसका आउटकम मिलता है। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद अ सिंपल क्रिकेट एग्जाम्पल। होपफुली आप सब महाराष्ट्र से, तो क्रिकेट से तो लगाव रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिव सीजन क्लब, तो क्रिकेट ऑलवेज बिकम्स माई फर्स्ट प्रेफरेंस, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ टू कन्वे माई थाट। सेम इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर। जो एग्जाम्पल है उससे हम ट्राई करेंगे समझने के लिए कि एसेट एलोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपके और मेरे टाइम में, मैं 40 का हूँ और आप भी ऑब्वियसली प्लेयर लाइक सचिन, ड्राइवर, सहवाग, इससे भली बात ही परिचित है। सो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब उनकी जर्नी हुई स्टार्ट, कैसे उन 3 डिफरेंट स्किल सेट, सचिन तेंदुलकर क्लासिकल टेक्निकल प्लेयर जो एग्रेसिव भी खेल सकता है और डिफेंसिव भी खेल सकता है, राहुल द्रविड़ क्लासिकल टेक्स्ट बुक प्लेयर जो सिर्फ डिफेंसिव खेलता है, बट जब जब टीम की रिक्वायरमेंट है वो कोशिश करता है अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, एंड सहवाग टोटली ऑर्थोडॉक्स, सिर्फ उसका काम एक ही है, ओपोनेंट को कैसे ब्रेक करना, स्कोर शायद कुछ भी हो। तो सेम इज ये 3 डिफरेंट स्किल सेट हुए। इंडिया ने ये तीनों स्किल सेट को कैसे यूज़ किया ताकि इंडिया जो उनकी टेस्ट रिकॉर्ड का जो बुरा फेस चल रहा था उससे ब्रेक करके कैसे आ गया है। एंड सेम इज़ व्हाट वी डू विद आवर पोर्टफोलियो। हम भी हमारे पोर्टफोलियो को कुछ चीज़ मिक्स करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो जब मैं आपसे पूछता हूँ सचिन तेंदुलकर, जिनका सबसे लॉन्गेस्ट क्रिकेटिंग करियर रहा है, उसकी एवरेज बैटिंग एवरेज क्या रही होगी? एनी गेस वर्क? ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा में भी है बट काफ़ी लोग जानते ही हैं, तो मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूँ। 52, या इज़ ऑलमोस्ट देयर, इज़ ऑलमोस्ट एट 49 उनकी बैटिंग एवरेज है। मतलब वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी फॉर्मेट में वो जब भी खेले हैं, अगर पूरा स्टार्ट टू एंड अगर उनका करियर का हम एवरेज निकालें तो 49 रन आते हैं पर मैच में, वो 49 रन स्कोर करते हैं। जब मैं द्रविड़ की बात करूँगा, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बट उनकी बैटिंग एवरेज सचिन से स्लाइटली लोअर है, अराउंड 45। और जब मैं सहवाग की बात करूँगा, ही इज़ वेरी क्लोज टू 40। सो 3 डिफरेंट स्किल सेट, उनके आउटकम भी अलग अलग रहे। अगर हम उसके करियर ग्राफ्स देखें, करियर ग्राफ में सचिन वॉज, जब स्टार्ट किया तब थोड़े स्लो थे, बट 5 से 15 साल का जो उनका फेज था करियर का, दैट इज़ व्हेन ही स्केल्ड अप। अगेन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है यार पहले 2-3 साल तो कुछ पैसा बना ही नहीं, मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा तो शायद बेटर चांस होगा। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बाय टेक्स्ट बुक हमने जब ये इन्वेस्टमेंट कॉल लिया था, इज इट डूइंग व्हाट वी वांटेड इट टू डू अपार्ट फ्रॉम द आउटकम? बिकॉज आउटकम, जैसे धोनी कहता है, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, प्रोसेस हमारे हाथ में है कि हमने जो मेहनत की थी उसे आइडेंटिफाई करने में, वहाँ पे हमने कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया,
रिटर्न्स तो अपने आप बनेगा, क्योंकि रिटर्न्स जनरेट करने के लिए बहुत सारे बाहरी पैरामीटर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हम कहते हैं, वो उसे सुपरसीड करते रहते हैं, बट टाइम एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में वो वर्कआउट करते हैं। सो इफ मैंने सचिन तेंदुलकर हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया होता, तो फर्स्ट 3 years में हिज बैटिंग एवरेज वॉज ओनली 32-33। एज अ इन्वेस्टर मैं तो फ्रस्ट्रेट होकर मैंने बेच दिया होता, बट जब करियर ख़त्म हुआ, ही इज़ हैविंग द बेस्ट बैटिंग एवरेज। इफ़ आई हैड स्टार्टेड विथ राहुल द्रविड़, मैं शायद सेम कॉल लेता। फर्स्ट 3 year थोड़ी बहुत सचिन तेंदुलकर के आसपास की एवरेज थी, बट उसके बाद ही वॉज मोर कंसिस्टेंट between 3 year to 10 year of his career. He was more closer towards 45. So again, A class had a different peak batting average, और जब सचिन बैट कर रहे थे तो उनकी 5 से लेकर 15 जब उनका करियर था तब उन्होंने अच्छा काम किया। राहुल द्रविड़ के लिए वो 3 से लेकर 8 के बीच में कार्यकाल हुआ। सहवाग आई थिंक 3rd year के बाद ही वॉज लाइक नॉच अबाउ। फर्स्ट ईयर इनफैक्ट ऐसे भी टाइम थे जब फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था टीम मैनेजमेंट को, क्या सहवाग ज़रूरी है आपके स्क्वाड के लिए? बैटिंग 5वें या 6ठे नंबर पे कर रहे थे, एंड सडनली गांगुली ने उन्हें पूछा कि क्या आप ओपन भी कर सकते हो या करना चाहोगे, एंड ही एक्सेप्टेड इट। सो मैनी टाइम्स जब हम असेट का कॉल लेते हैं, जैसे हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब हमने इन्वेस्ट किया था कंपनी का कैरेक्टर कुछ और था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी एडॉप्ट होती गई, इवॉल्व होती गई, एंड जो हमने सोचा था उससे बेटर भी हो गई। तो बहुत बार हमारी इन्वेस्टमेंट में ये बेनिफिट भी मिलता है जो एग्जैक्टली सहवाग ने करके दिखाया। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। हमारे लिए डिफरेंट एसेट क्लास डिफरेंट स्किल सेट्स लेके आते हैं टेबल पे। पॉइंट नंबर 2, वुड यू ऑल अग्री फॉर द मास्टर क्लास या जो टेक्निक सहवाग यूज़ करते हैं, वनडे और T20 में तो उनकी एवरेज ये तीनों में सबसे हाईएस्ट होगी। वी ऑल अग्री? या एंड राहुल द्रविड़ की कमी होनी चाहिए बिकॉज T20 में उनका कोई काम नहीं है इतना ऐसा कोई। बट कॉन्ट्ररी जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली जो मुझे लगा था जब मैंने ये डेटा देखा, मुझे लगा कि तेंदुलकर तीनों फॉर्मेट में अच्छा ही काम किए होंगे, एंड सहवाग शायद से वनडे एंड T20 के लिए बने थे। बट जब मैंने देखा सचिन तेंदुलकर बैटिंग एवरेज 54, वनडे 45, T20 ओनली 10। शायद उनकी स्किल सेट्स के लिए वो T20 बना नहीं था, बिकॉज ही वॉज मोर इमोशनली कनेक्टेड टू क्रिकेट। वो क्रिकेट को इमोशन से देखते थे, एज अ टेक्निक नहीं देखते थे। राहुल द्रविड़, ही सॉ क्रिकेट एज अ टेक्निक, उनके लिए टेक्निक फर्स्ट थी, तो उन्होंने अपने आप को टेक्निकली अडॉप्ट किया। T20 में हिज बैटिंग एवरेज वॉज 31, वेरी सरप्राइजिंग टू मी। एंड लास्ट सहवाग, जो हमें लगा कि बाय डिफॉल्ट T20 तो उसका ही खेल है, हिज बैटिंग एवरेज वॉज ओनली 22। सो पॉइंट नंबर 2 ऑफ आवर कंक्लूजन, वॉट वी थिंक इज़ नॉट वॉट वी गेट। जब हम कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, ऑल्दो तीनों के स्किल सेट्स काफ़ी अच्छे थे, जब हमने सोचा, हमने आइडेंटिफाई किया आउट ऑफ 100 प्लेयर हमारे को ये 3 प्लेयर चाहिए टीम में, वो काम हमने अच्छा किया। बट जब हम बैटिंग एवरेज देखते हैं तो अलग अलग हमें आउटकम मिलता है, बट विद इन बैटिंग एवरेज जब हम डिफरेंट फॉर्मेट में जाते हैं तो प्लेयर के स्किल सेट्स काफ़ी डिफरेंट आउटकम देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद आवर इन्वेस्टमेंट्स। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लेते हैं, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में, तीनों में आपको अलग अलग आउटकम दिखेंगे। हैंस वी से कि एक अगर ब्लेंडेड मिक्सचर होगा तो आपको ये हेल्प करेगा। नाउ जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट, ये इंडिया का टेस्ट विक्ट्री का स्कोर है, जो लाइन ग्राफ है। इट टॉक्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स और व्हाट परसेंटेज was India's win
इन टेस्ट मैच वो साल में। एंड जो ब्लू लाइन है, ब्लू बार्स हैं, इट टॉक्स अबाउट सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर 1989 से 95 इंडिया में अकेले वही थे, उसके बाद द्रविड़ जुड़े एंड देन सहवाग जुड़े। तब तक इंडिया की जो टेस्ट विन थी काफ़ी वोलेटाइल थी, 0 भी थी और पीक में 63 भी हुई। वन एसेट क्लास कैन गिव यू वेरी वोलेटाइल आउटकम, 0 भी या हीरो भी। हमने 2 एसेट क्लास ज्वाइन किए, राहुल द्रविड़ यहाँ से जुड़ गया जो ग्रीन बार है। अगेन वी गॉट सिमिलर आउटकम, 0 एंड शायद 40% के आसपास इंडिया की विन रेट रही। बट 2000 ईयर में सहवाग ज्वाइन हुआ, 3 एसेट क्लास। ऑन एन एवरेज लोएस्ट, इंडियाज लोएस्ट विन रेट वॉज ओनली 20% एंड पीक में वी ऑल्सो वेंट अप टू एज 63%. यस सर. No, your point is right, but more important is when we look at from asset allocation point of view, how different asset allocation, when playing combination, it gives you a very smooth outcome. No, definitely. No, point taken. How can you compare with the career? No, point taken, sir. If you are taking IPL, you understand because both the players play IPL. We are taking IPL into the No. And secondly, the average. Strike rate is also important in other formats. No, that is obviously important, but see strike rate you can say, अगर हम इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में बात करें, see our motto is not to understand कि उनके करियर में उन्होंने क्या किया। हमारा मोटो, we have to stick to our motto, right? हम तो उनकी इकोनॉमिक वेल्थ में हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य तो है कि हम अपनी वेल्थ में कैसे पार्टिसिपेट करें ताकि हमारे से वो मिस ना हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्राइक रेट एंड एवरेज, सी एवरेज इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या आउटकम मिला, एंड स्ट्राइक रेट इज आपने पर ईयर कितना फास्ट रिटर्न जनरेट किया है। आई वुड से स्ट्राइक रेट एज एन इन्वेस्टर हमारे हाथ में कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है, बिकॉज हर दिन हमें छक्का मारने नहीं मिलेगा। वी कैन नॉट हिट एवरी बॉल फॉर 6, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज क्या हम उतना रिटर्न बना पाते हैं कि कंसिस्टेंटली वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। दैट इज वॉट आवर ऑब्जेक्टिव इज, एंड दैट्स व्हाई वी लुक एट मोर एवरेज। स्ट्राइक रेट डेफिनेटली हैज इट्स रोल टू प्ले व्हेन वी टॉक अबाउट विनेबिलिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी कम। एज एन इन्वेस्टर हम सोचते रहते क्या हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करें कि बॉन्ड्स में, और क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में, क्या इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वैल्यूएशन ये सही मायनों में राइट जगह पे है? क्या आज हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तब वो रॉन्ग जगह पे है एंड वी लैंड अप इन्वेस्टिंग एट रॉन्ग टाइम? जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है आज, बिटवीन 2012 से 2016 शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा उभर के नहीं आई, बट बिटवीन 2016 से 24 constantly we are coming across lot of geopolitical situation, and because of which investment पे थोड़ा असर पड़ता है, especially with regards to cost of doing business. And third, शायद मैं आपके पास दिसंबर में आता और आपको मैं पूछता क्या गोल्ड पे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आंसर वुड हैव बीन स्ट्रिक्टली नो। बट टुडे व्हेन वी सी द रिटर्न्स, ऑब्वियसली वी ओपन अप टू अपॉर्चुनिटीज। एफडी भी अच्छा है, रियल एस्टेट भी अच्छा है, गोल्ड भी अच्छा है। तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच कीप गोइंग इनटू आवर माइंड एवरी डे व्हेन वी गेट इंक्रीमेंटल, लेट्स से 1000, 10,000 और 1 लाख टू इन्वेस्ट, कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। सो how to answer that question? Obviously asset allocation helps you, and how does it help you is more important to understand. तो एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या आते हैं एवेन्यूज़? इक्विटीज़ आती है जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, कमोडिटी, कैश,
कैश माने एफडी की तरह आप देखिए, गोल्ड। सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करके एक रिटर्न बना सकते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें एक पीरियड के बाद उस पर रिटर्न देगा उसे हम एसेट क्लास बोलेंगे। सो ये एसेट एलोकेशन को हमें कैसे देखना है, ये आपके लिए एक रूल बुक होगी। 3 रूल इसमें हमें फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, टाइम होराइजन। जब भी हम एसेट क्लास को सिलेक्ट करेंगे, विल क्वेश्चन आवरसेल्फ कि इसमें हमारे पास टाइम होराइजन कितना है। अगर हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर सेइंग कि हमारा टाइम होराइजन 1 साल के आसपास है। अगर हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद हम 6 महीने या 1 साल के ऊपर की बात कर रहे हैं। इक्विटीज़ में कोशिश यही रहती है कि हम 1 साल के ऊपर इन्वेस्ट करें। सो जैसे जैसे अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट एसेट क्लास की बात करते हैं, टाइम होराइजन इज़ व्हाट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि हम कितने टाइम के लिए, कितनी अवधि के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सेकेंड इज रिस्क टॉलरेंस। कोई भी चीज़ जब रिटर्न्स देने आती है तो उसका एक रिस्क पैरामीटर भी होता है। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक रहे। बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस पास में हुए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते बट ऐसे होते हैं कि बैंक हैज़ गॉन बैंकरप्ट, तो वो एक रिस्क है। इक्विटीज़, बहुत बार हमने रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट किया या रॉन्ग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया तो हमारे रिटर्न्स तो छोड़ो, प्रिंसिपल भी डैमेज हो सकते हैं। इंश्योरेंस, बहुत बार हमें कमिटेड एक रिटर्न्स दिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में जब वी आर ट्राइंग टू एनरोल इन दैट इंश्योरेंस पॉलिसी, बट एंड आउटकम्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू कि वो टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट बिहेव करेगा। फर्स्ट ईयर में शायद 7 या 8% इंटरेस्ट है, बट उसके आने वाले टाइम में इफ़ इंटरेस्ट रेट कीप्स कमिंग डाउन तो इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें भी वही रिटर्न मिलेगा जो मार्केट ऑफर करेगा। तो वो भी एक रिस्क है कि वी आर गेटिंग टाइड अप, हम अपने आप को एक बांध चुके हैं लंबे टाइम होराइजन के लिए, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाएंगे तो हमारे रिटर्न आउटकम को डैमेज करेंगे। सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग अपने अपने रिस्क टॉलरेंस की लैंग्वेज है। उसके अलावा आप कौन से एज प्रोफाइल में हैं, अगर आप एज प्रोफाइल 25 पे हैं तो आपकी रिस्क टॉलरेंस अलग है। एट 45 आपकी अलग एक रिस्क टॉलरेंस होती है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, आई डोंट नीड 2 इन्वेस्टमेंट क्लास, इक्विटीज़ एंड इंश्योरेंस। एट एज ऑफ 40 आई एम हैविंग एटलीस्ट 4 इन्वेस्टमेंट क्लास, एंड हो सकता है जब आने वाले टाइम पे जब मेरी एज 60 होगी तो इक्विटीज़ विल टेक अ मटीरियल बैक सीट and mutual fund as an indirect way of participating in equity will take a material front seat. वो अलग अलग एज प्रोफाइल के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता रहेगा। एंड डेफिनेटली जब हम रिस्क टॉलरेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट इज कि आपका फाइनेंशियल उद्देश्य क्या है, कि आप वो एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ब्रीफली यही चीज़ों को हम एक टेबल फॉर्म में देखेंगे, एंड उसमें और एक फैक्टर मैंने ऐड कर दिया, लिक्विडिटी, कि कितना फास्ट हम उससे लिक्विडेट हो सकते हैं। जैसे एफडी की हमने बात की कि सबसे लो अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कोई इंस्ट्रूमेंट से तो आपको एफडी से रखनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे मोर और लेस रिटर्न्स आपके तय होते हैं। 5 to 6% आपको पता होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। द ओनली रिस्क इज बैंक शुड सर्वाइव। मोस्टली शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का आपका एक व्यू रहता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। एज एन इंडिविजुअल आपका रिस्क टॉलरेंस लोएस्ट है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, भले बैंक में पड़ा हो या एफडी कर दूंगा, दैट इज़ व्हाट वी डू, राइट। एंड लिक्विडिटी इज़ हाईएस्ट। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, इमीडिएटली मैं बैंक में गया, विद इन 2 hours 6 hours बैंक एफडी मैंने एनकैश कर ली, मेरे पास पैसा आ गया। लेट अस सी विद बॉन्ड्स, लो टू मॉडरेट एक रिटर्न प्रोफाइल होती है, बिकॉज आप थोड़ा 5 to 6% से ऊपर का सोच रहे, 7 to 8% का रेंज। मीडियम टर्म टिपिकली यहाँ पे होराइजन होता है, बिकॉज आप बॉन्ड में
जनरली 1 ईयर के पेपर्स ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं विथ माइंड ऑफ 7 to 8% इंटरेस्ट रेट. Risk tolerance low and liquidity is you can say moderate to high. Same is with different asset class. I'll only pinpointly to talk about private equity. Private equity एक नया सब्जेक्ट है जो आजकल इक्विटीज़ के बियॉन्ड भी एक रिस्क अगर कोई लेना चाहता है तो प्राइवेट इक्विटी होता है. प्राइवेट इक्विटी में टिपिकली आपकी रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई होती है बिकॉज जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वाइव करेगी कि नहीं, प्लस प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड को आप ओपन मार्केट से इवेलुएट नहीं कर पाते बिकॉज उसकी जो बुक्स है वो जो आपको दिखाएंगे आपको बिलीव करनी पड़ेगी. इफ इट्स ऑडिटेड वेल एंड गुड, बट अदरवाइज जो आपको BSE या NSE से जो नंबर्स मिल जाते हैं कंपनी के वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे. बहुत बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन इज एटलीस्ट 1 year to 3 year. आप एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी सर्वाइव करेगी या एंड में ये मार्केट लिस्टिंग के लिए आएगी तब मुझे अपना पैसा एनकैश करने मिलेगा. रिस्क टॉलरेंस इज़ वेरी हाई बिकॉज हो सकता है वो कंपनी फेल भी हो जाए. एंड लिक्विडिटी इज़ मॉडरेट टू लो बिकॉज लिक्विडिटी क्लॉज या एनकैश के लिए क्लॉज रहते हैं उसमें कि आप कभी उसे मोनेटाइज कर पाएंगे. सो प्राइवेट इक्विटी आउट ऑफ ऑल दिस 5 asset class वी आर डिस्कसिंग सबसे हाईएस्ट रिस्क ब्रैकेट में आता है. बहुत बार मैंने देखा है एडवेंचर के नाम पे काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं. आउट ऑफ 10 इन्वेस्टमेंट दे विल टॉक ओनली अबाउट 2 इन्वेस्टमेंट जो 10x या 20x हो चुके हैं. बट आउट ऑफ दैट 10 8 हैज़ बिकम 0. वो बात नहीं करेंगे एंड वी गेट अट्रैक्टेड टू दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे 2 हैव बिकम मैसिव सक्सेस. आई वुड जस्ट वॉन्ट टू कॉशन कि कभी भी आपके पास ये प्रपोजल्स आते हैं यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट जैसे हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्ट्राइक रेट आपकी यहाँ पे सबसे लोएस्ट होगी. आप 10 बार बैट को स्विंग करेंगे 2 ही बार 6 लगेगी. 8 बॉल शायद आप बोल्ड ही हो जाएंगे या आउट हो जाएंगे. रेस्ट आई थिंक रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, इक्विटीज़ ये तो काफ़ी अंडरस्टूड सब्जेक्ट है तो मैं शायद इसको स्किप कर सकता हूँ. नाउ क्वेश्चन इज, चलो हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट तो समझ लिए, आपने बताया कि हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं वो भी आपने बताया. बट आप सबसे पहले ये भी तो बताइए कि वाई इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ कैन गिव मी डिफरेंट आउटकम वर्सेस गोल्ड और मे बी बॉन्ड. कोई तो होगा ये डेटा विच कैन टेल अस कि यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है. ताकि जैसे अगर आप बात करें मैनी टाइम्स, अगर आपने देखा होगा साउथ अफ्रीकन सफारीज़ में विंडरबिस्ट करके एक प्राणी है जो थोड़ा बहुत काउ बफेलो जैसा दिखता है, उनकी एक माइग्रेशन होती है पूरे अफ्रीकन रीजन में. एंड वो माइग्रेशन को देखने के लिए लगभग हम सब जाते हैं. जब हम कहते हैं कि मैंने सफारी देखने गया हूँ, वहाँ पे क्या होता है, जो सबसे आगे होता है एनिमल विंडरबिस्ट, वो जो डायरेक्शन लेता है वही डायरेक्शन बाकी का पूरा हर्ड फॉलो करता है. वो शायद पानी में जाएगा लेक को क्रॉस करने के लिए, तो सेम इज़ व्हाट अदर्स विल डू. तो यहाँ पे हम कहेंगे कोरिलेशन इज़ ऑलमोस्ट 1. जो आगे वाले ने किया वही पीछे वाले भी फॉलो करते रहे. मतलब आगे वाले के सामने अगर लायन आ गया तो पीछे वाले ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं एंड दे ऑटोमेटिकली बिकम प्रे टू दैट पर्टिकुलर एनिमल. सो वी वांट टू हैव इंस्ट्रूमेंट्स जो एक दूसरे में बात ना करें, विच आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हैं. तो वो परिभाषा हमें पता भी होगी बट हमें वो प्रूव भी करनी पड़ेगी कि क्यों ये डिसकनेक्टेड है. तो जब हम 3 असेट क्लास का डेटा पॉइंट्स जैसे गोल्ड, वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स एंड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, क्योंकि गोल्ड इज़ ऑल्सो ग्लोबल सब्जेक्ट, इक्विटीज़ को और बॉन्ड को भी हमें ग्लोबल सब्जेक्ट की तरह देखना पड़ेगा. एंड फिर उसके रिटर्न्स के बीच में हमने एक कोरिलेशन ट्राई की निकालने के लिए. जितना 1 की ओर आंसर आता है दैट मीन्स दे टॉक टू ईच अदर एंड दे आर इंटरलिंक्ड.
एंड जितना 1 से नीचे आते जाएगा दैट मीन्स दे डोंट टॉक टू ईच अदर, वो आपस में बात नहीं करते तो डिस्कनेक्टेड है। हमारे पोर्टफोलियो में जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमें चाहिए कि 2 जन आपस में बात ना करें ताकि हमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आउटकम्स सभी से मिलते रहें। सो जब मैं गोल्ड को इक्विटीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ तो उन दोनों का कोरिलेशन इज 0.09 है, माने बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। एंड वही गोल्ड को जब मैं बॉन्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हूँ तो 0.5, मतलब हाफ ऑफ द टाइम बोथ विल टॉक बट हाफ ऑफ द टाइम दे विल नॉट टॉक। तो मैंने ये 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे आगे वाले एग्जाम्पल्स के लिए बार बार यूज़ किए एंड ये तीनों इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से बात नहीं करते बिकॉज एक का है 0.09 और एक का है 0.5 कोरिलेशन। सेम टेबल ही है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, बट मैंने सिंपल भाषा में आपको ट्राई किया है समझाने के लिए कि ये आपस में बात नहीं करने चाहिए। इक्विटीज़ जैसे आप सब समझते हैं, इक्विटी से वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं। इक्विटी से जो डिविडेंड डील आती है वो हार्डली 1 या 2% होती है। आज अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 1 या 2% की डिविडेंड डील मिलेगी। 20 साल पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और अगर मैंने नहीं बेचा और वो टाइम की अगर मैं मेरी बाइंग प्राइस को मान के चलता हूँ तो शायद मेरी डिविडेंड डील 10% भी होगी, 20 भी होगी। बट हम आज की बात करेंगे क्योंकि आज के सेशन के बाद हम फ्रेशली सारी चीज़ों को देखेंगे। सो इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, डिविडेंड यील्ड इन इक्विटीज़ इज क्लोज टू 1 to 2%। सो हम उससे बेनिफिट कैसे लेंगे? ओनली थ्रू वेल्थ क्रिएशन। जब आप आज इन्वेस्ट करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तब हम उसमें से एनकैश करेंगे, तभी हमारी वेल्थ बढ़ेगी। जबकि बॉन्ड विच इज़ डेट, ये जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमको मोर और लेस पता होता है कि वहाँ से कितना रिटर्न आ सकता है, प्रोवाइडेड जो कंपनी के बॉन्ड हमने लिए वो डिफ़ॉल्ट ना हो। तो मोर और लेस 7 to 8% स्टेबल इनकम हम मान के चलते हैं जब हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड इज सुपीरियर टू बैंक एफडी जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं। एंड गोल्ड, जब कोई काम में नहीं आता तब गोल्ड काम में आता है, जो हमने देखा था ड्यूरिंग कोविड टाइम, ड्यूरिंग 2008 के टाइम जब पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो गया था सडनली। गोल्ड समहाउ कैरीज अ फेथ। गोल्ड से आपको कोई डिविडेंड डील नहीं मिलती, कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलती, ना ही गोल्ड के ऊपर कोई एक प्रमोटर बैठा है कि वो बोलेगा कि ये बिज़नेस को मैं ऐसे रन करूँगा तभी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। गोल्ड इज़ अ मैटर ऑफ फेथ, एक भरोसा है। एंड 1970s में जब हमने ग्लोबल लेवल पे करेंसी मैकेनिज़्म को ट्राई किया था स्टेबलाइज करने के लिए, वी मूव्ड इवेंचुअली टू डॉलर मैकेनिज़्म। बट अदरवाइज गोल्ड सदियों से वर्षों से गोल्ड को एक बेंचमार्क माना जाता था एज अ इंस्ट्रूमेंट टू डिसाइड करेंसी रेट। हेंस गोल्ड एक हमारे माइंड में एक एम्बेडेड तरीके से फिट है कि कुछ भी काम में नहीं आएगा तो गोल्ड विल हेल्प अस और गोल्ड विल गाइड अस। वो एक भगवान के तरह माना जाता है कि ख़राब टाइम में हम उसको ही देखते हैं, अच्छे टाइम में तो हमारे पास इक्विटीज़ भी है, बॉन्ड भी है। हाँ, ये शायद आपको टेबल दूर से दिख नहीं पाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ तो आप समझ पाएंगे। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें अलग अलग साल में मैंने अलग अलग रिटर्न कमाए। जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो बॉन्ड है। ऑन एन एवरेज मैंने क्लोज टू 8% यहाँ पे रिटर्न कमाए। कुछ एक साल ऐसे थे जहाँ पे मुझे हार्डली 2.5% रिटर्न मिला और कुछ एक साल ऐसे थे कि मैंने 14% भी मिला है और 12% भी मिला। बिकॉज बॉन्ड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं देयर आर 2 ways ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड। एक, जब कंपनी बॉन्ड इश्यू करते हैं तब हमने तुरंत फेस वैल्यू में सब्सक्राइब किया और हमने बॉन्ड रखे हुए हैं, और एक होता है मार्केट से बॉन्ड परचेज करना। मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू हर रोज़ ऊपर नीचे होती है जैसे इक्विटीज़ में होती है, और जब ख़राब समय आता है तो हमें नीचे के दाम में बॉन्ड खरीदने मिलता है। उसके आने वाले समय में फिर वो बॉन्ड की जैसे वैल्यू बढ़ती है तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके लिए बॉन्ड में फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट ऑन एन एवरेज हमें क्लोज टू 8% रिटर्न मिला ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 10 years। इक्विटीज़
ऑन एन एवरेज अगेन वोलेटाइल, बट 10 साल का मैंने एवरेज निकाला तो 16%। एंड व्हेन इट कम्स टू गोल्ड का वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट एक्सट्रीम टाइम में मेरे पास 4 डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने -5 to -7% रिटर्न्स देखे हैं गोल्ड में, वो पर्टिकुलर ईयर में। बट फिर भी 10 साल के समय में मुझे 6.5% रिटर्न मिला। मतलब जितना लंबे समय मैंने गोल्ड में मैं इन्वेस्टेड रहा, मुझे एफडी के आसपास का रिटर्न तो मिल ही रहा है। उसमें भी 2023 शायद हमने नोटिस नहीं किया होगा, 2022-23 दोनों साल गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 13% रिटर्न दिया है। स्टार्ट ऑफ 2024 इट हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट, बट ये साल जब एंड होगा तभी हमें पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग नोट पे एंड होता है या कितना वीक नोट पे। बट आई थिंक इफ वी कंटिन्यू एट वेयर वी आर ऑन गोल्ड एट टुडेज प्राइस, अगर वही प्राइस साल के एंड में भी रहा तो शायद हम 20% रिटर्न की बात कर रहे हैं फॉर दिस ईयर। एंड ये साल शायद ऐसा होगा कि इक्विटीज़ में बिकॉज सब कुछ इतना इवॉल्व हो चुका है, वैल्यूएशंस इतने हाई हो चुके हैं कि आइडियाज़ आना मुश्किल होते जा रहे हैं। एंड हो सकता है कि इक्विटीज़ विल टेक अ बैक सीट। इक्विटीज़ में कम पैसा बनेगा एंड गोल्ड में शायद ज़्यादा पैसा बनेगा बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हैज़ अगेन कम बैक। तो ये सब जब एनवायरनमेंट ख़राब होता है ना, वो एक तरीके से गोल्ड के लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। अभी ये ग्रीन और रेड क्या है? जब कोई भी साल में इन्वेस्ट करने जा रहा था तो जितना ज़्यादा या अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मुझे वो एसेट क्लास के बारे में समझना है, जितने ज़्यादा रेड डेटा पॉइंट्स माने उतना कम रिटर्न और जितने ज़्यादा ग्रीन डेटा पॉइंट्स माने उतने ज़्यादा रिटर्न्स। जैसे इक्विटीज़ में हमने 36-37% भी कमाया एक साल में, बट वो परमानेंट तो नहीं हो सकता। ऑन एन एवरेज अगेन वी फॉल डाउन टू 16। ठीक है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एवरेजेस देखने हैं बिकॉज एक साल अच्छा हो सकता है या एक साल बुरा हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे हमारे इन्वेस्टमेंट की होराइजन एक साल की नहीं रहती। नोइंगली अननोइंगली वी स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये हमने 3 अलग अलग एसेट क्लास के बारे में समझ लिया। अभी हम और एक स्टेप आगे जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि और मज़ा आएगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू, राइट? अच्छे चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जैसे घर में भी हम कुछ खाना पकाते हैं तो अच्छी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही तो भले समय ज़्यादा लगता है, बट दैट इज़ व्हाट गिव्स अस द बेस्ट टेस्ट। सेम इज़ व्हाट विल डू विथ जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है, आई विल से स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 एंड स्ट्रैटेजी 3। एंड यहाँ पे हम एक मिथ भी कैरी करते हैं, एक रॉन्ग नोशन हमें है, वो मैं ट्राई करूँगा उसको एड्रेस करने के लिए। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज मैंने बॉन्ड में 50% इन्वेस्ट किया, इक्विटीज़ में 37.5 एंड गोल्ड में 12.5। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे जो रिटर्न्स, वही रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन मेरे पोर्टफोलियो में आते गया। ऑन एन एवरेज मैंने 10.5% रिटर्न कमाया बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड इन 3 इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से बॉन्ड सबसे हाईएस्ट था 50%। फिर भी मुझे 10.5% रिटर्न मिला। फिर मैंने कहा कि चलो यार, मैंने ज़्यादा डिफेंसिव कॉल ले लिया, मुझे थोड़े और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो व्हाट वी डिड, बॉन्ड का जो एलोकेशन है उसे कम कर दिया, उसके बदले बॉन्ड जो 50 था उसे हमने 35 कर दिया और इक्विटीज़ को 50% कर दिया। गोल्ड को हमने 15% रहने दिया, थोड़ा बढ़ाया बिकॉज हमने इक्विटीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, तो थोड़ा एक बैलेंसिंग फैक्टर के लिए हमने गोल्ड भी बढ़ा दिया। ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमने 11.5% रिटर्न कमाए। मतलब जब मैंने इक्विटी 37.5% रखा था अपने पोर्टफोलियो में, तब मुझे 10.5% रिटर्न मिला। अभी मैं उसको एग्रेसिवली 50% पे लेके जा रहा हूँ। कितना बड़ा मेरा रिटर्न? सिर्फ 1% से। मैंने कहा यार ये मज़ा तो नहीं आया, बट लेट अस एक्सेलरेट मोर। मैं तो यंग हूँ, मैं और इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इक्विटीज़ का रेशियो बढ़ा के मैंने कर दिया ऑलमोस्ट
65, बॉन्ड का मैंने कम कर दिया अराउंड 25 एंड गोल्ड को मैंने कम कर दिया 10%. सो आई एम नाउ वेरी एग्रेसिव ऑन इक्विटीज़. माई रिटर्न इज़ नाउ क्लोज टू ऑलमोस्ट 13%, 12.5 to 13%. बट एब्सोल्यूट टर्म में आई एम राइट, मैंने ज़्यादा कमाया बाय टेकिंग मोर एग्रेसिव एक्सपोजर टू इक्विटीज़. बट फाइनेंशियल टर्म में मैंने ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न कमाया. तो मैंने जब ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न कमाया तो किसी ने कम रिस्क लेके एक तरीके का रिटर्न कमाया. तो ये जो रिस्क है उसको हम डिवाइड करके देखते हैं. जैसे हम गाड़ी में देखते हैं कि आपने गाड़ी ज़ोर से भगाई और गाड़ी मैंने स्लो से चलाई, बट ऑन एन एवरेज अगर हम दोनों को गाड़ी के एवरेज 14 किलोमीटर मिलती है तो कोई फ़र्क नहीं है. दोनों की गाड़ियाँ अच्छी है, आपको जल्दी पहुंचना था, मुझे आराम से पहुंचना था, आउटकम सेम आने हैं. सेम हम देखते हैं ज़्यादा रिस्क लेके जिसने ज़्यादा रिटर्न कमाया और जिसने कम रिस्क लेके एक सेट ऑफ रिटर्न कमाया. रिस्क को हम कांस्टेंट रखते हैं और देखते हैं एक रिस्क में कितना हमने रिटर्न कमाया. ये है रिटर्न 10.5, 11.5 एंड रफली 13. उसके सामने जब मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखता हूँ, जिसने सबसे कम रिस्क लिया उसका रिस्क मतलब कम रिस्क में मैंने ज़्यादा रिटर्न कमाया. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शार्प रेशियो, वो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे है. अगर मैं अपनी एज प्रोफाइल में काफ़ी आगे हूँ, 50-55, आई शुड नॉट बी डूइंग सर्टन थिंग्स बट आई शुड बी ऑल्सो हैप्पी विद रिटर्न्स आई एम गेटिंग, बिकॉज मैंने कम रिस्क में अच्छा रिटर्न कमाया है. मुझे गाड़ी 100-200 की स्पीड में चलाने में कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे. बट कम रिस्क लेके भी मैं ज़्यादा रिटर्न कमा रहा हूँ तो आई शुड बी हैप्पी, जो बहुत बार हम नहीं देखते हैं. जो सेकेंड स्ट्रेटेजी थी जहाँ पे मैंने इक्विटीज़ का पोर्शन बढ़ाया, मतलब मैंने रिस्क बढ़ा दिया. तो जैसे ही मैंने रिस्क को 37, इक्विटीज़ का पोर्शन बढ़ाया 37.5 से 50, तो मैंने ज़्यादा रिस्क ले लिया बट मेरा रिटर्न बढ़ा था सिर्फ 1% से. इसके लिए ये जो बार है वो नीचे आ गया, मतलब मैंने रिस्क ज़्यादा लिया और रिटर्न कम आया. उसके सामने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैव कम डाउन. एंड ऑब्वियसली अगर फर्स्ट 2 सिनेरियोज हम समझ चुके तो थर्ड सिनेरियो इज़ वेल अंडरस्टूड कि वहाँ पे तो मैंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव रिस्क ले लिया है एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और कोलैप्स हो गया. मतलब तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है, बट हम कितना रिस्क टॉलरेंस लेके चल रहे हैं या कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली तीनों स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम करेगी. हमें डिसाइड करना है कितनी रिस्क टॉलरेंस मैं लेना चाहता हूँ. यहाँ पे वी आर ऑल क्लियर. ये पूरे आज के प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अब आ जाता है टैक्सेशन. ये जनरली तो हम डिस्कस नहीं करते थे, बट 2022 से इसमें गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, टैक्सेशन बॉन्ड्स पे भी लेके आ गए, बट वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया. एंड मैं जनरली देखता हूँ इंडेक्सेशन की जो परिभाषा है वो लेस देन 35 के एज ग्रुप समझते नहीं है, मोर देन 35 के एज ग्रुप काफ़ी समझते हैं, बिकॉज हमने काफ़ी बेनिफिट्स लिए हैं पास्ट में टैक्स फाइलिंग के वक्त. तो ये सेम इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने जाऊँ तो क्या होता है. गवर्नमेंट कहती है कि मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन रहेगा, बट ये इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए आप एक सेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं, ईदर बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एफडी. बट जनरली बॉन्ड्स के ऊपर आज टैक्स का बेनिफिट है तो हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स से एग्जांपल, आज इंडिया में इन्फ्लेशन है 5%. तो गवर्नमेंट कहती है कि यार मैं मानता हूँ यहाँ पे 5% इन्फ्लेशन है, तो एवरी ईयर आपकी जो डिपॉजिट है उसकी वैल्यू 5% से कम हो जाएगी. तो मैं आपको एक मौका देता हूँ कि आप अपने आप को बचा लीजिए बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, जो आपको 7% रिटर्न दे सकते हैं या 8% रिटर्न दे सकते हैं.
तो आप तो कहेंगे थैंक यू गवर्नमेंट, आप तो मेरे भगवान हैं, आपने मुझे एक एवेन्यू दे दिया जहाँ पे मैं इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाऊँगा। और गवर्नमेंट कहता है यार बात तो तेरी सही है, आई हैव टू कीप अ मिडिल पाथ, आप रिटर्न ज़्यादा कमा रहे हो, मैंने आपको ऑप्शन दिए कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन को हेज कीजिए। 3% इज़ व्हाट यू आर गेटिंग एडिशनल, अगर 8% बॉन्ड पे रिटर्न मिल रही है, 5% आपकी इन्फ्लेशन है, 3% आपने ज़्यादा कमा लिया। गवर्नमेंट कहता है कि यार ये जो 3% आपने ज़्यादा कमाया ना, उस पर मुझे टैक्स दे दो। टेक्निकल टर्म में हमने क्या किया, हमने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया, जो 5% है उसको कैलकुलेट किया। एवरी ईयर गवर्नमेंट एक इंडेक्स का एक नंबर देती है, एंड वो इंडेक्सेशन के बाद जो एडिशनल रिटर्न है उस पर हमने टैक्स पे किया। तो सही मायनों में इन्फ्लेशन रहने ही वाला है, उसको हेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, बट गवर्नमेंट हमें ऑप्शन आज दे रही है इंडेक्सेशन का, ताकि इन्फ्लेशन तक का हिट उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा। उसके ऊपर आपने जो भी कमाया उस पर गवर्नमेंट विल से यार ये तो मेरा भी हक बनता है कमाने का, एंड वी शुड बी मोर देन हैप्पी कि चलो हमने कुछ ज़्यादा ही रिटर्न कमाए। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू कीप आवर मनी इंटैक्ट। अब इस चीज़ को हम कैसे हमारे मॉडल में देखेंगे। लेट्स से इन्फ्लेशन इज 6%, एंड जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए थे स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3, लेट्स से मैंने और कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी यूज़ की जिसके कारण मुझे रिटर्न आया सिर्फ 9%, एंड वी आर टेकिंग टाइम होराइजन ऑफ 3 ईयर। सो फर्स्ट ईयर मैंने जो 100 रुपये इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर के एंड में हो गया 109। 109 के ऊपर वापस मुझे 9% रिटर्न मिला। सो लगभग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से 118 या 119 होता है, एंड थर्ड ईयर में क्लोज टू 128 129 के आसपास मेरी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो भी जमा हो जाता है। अभी हम नॉर्मल सेम चीज़ सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और हमें 29% एब्सोल्यूट 100 रुपये इन्वेस्ट किए, थर्ड ईयर में जब मैंने एग्जिट किया उसकी वैल्यू थी 129 पे एब्सोल्यूट। अगर हम देखें तो 29% पे गवर्नमेंट कहता है कि आप इस पर टैक्स दे दो 10%, 15% या 20% डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गेन्स वी आर लुकिंग एट। यहाँ पे टिपिकली वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो सब मिला के हमारा 10% कट हो गया। सो वी आर एट 26.5। वही अगर मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता तो बॉन्ड में भी मान लेते हैं कि चलो मैंने वापस 9% ही कमाया एवरी ईयर, सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरी 29.5 की वैल्यू है थर्ड ईयर में, बट गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आपको जितना इन्फ्लेशन है मैं उतना आपको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं शंकर भगवान हूँ, आपको मैं प्रोटेक्ट करते रहूँगा। सो मेरी फर्स्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपये, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने मुझे तथास्तु दिया 5% का, विच इज़ माई इन्फ्लेशन। तो मेरी प्रोटेक्शन वैल्यू हो गई 105, और एक बाद वाले साल में उसकी वैल्यू हो गई 110, और एक बाद वाले साल में हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू 115। मतलब 129 को जब मैं रिडीम करने जाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरी कॉस्ट को 100 रुपये नहीं मानेगी, 115 मानेगी। जो रिमेनिंग 14 रुपया है, 115 से लेके 129, उसके ऊपर मुझे 20% टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। नाउ एज ए इन्वेस्टर मैं कहता हूँ हाई भैया, बॉन्ड एक तो कमाता भी कम है और मुझे टैक्सेशन में 20% पे करना है, जबकि इक्विटी ज़्यादा कमाता है उनको सिर्फ 10% पे करना है। बट इक्विटी पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, बॉन्ड पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। ये सेम एग्जांपल पे मैंने 14 रुपये एब्सोल्यूट कमाए, इंडेक्स या इन्फ्लेशन को मैंने साइड में करने के बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर मैंने 20% पे किए, सेम वैल्यू आई, मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट दोनों सिनेरियो में सिमिलर है। ये फॉर्मूला तब तक काम आती है जब तक इन्फ्लेशन और रिटर्न में 7% का ही गैप हो। जैसे ही इन्फ्लेशन जो आज 5% है और मेरा रिटर्न मान लीजिए 13% हो जाता है, तो जो एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है, ये केस में इक्विटी
इज़ एन एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट, वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा करके जाएगा। बट अगर दोनों के बीच में गैप 7% के नीचे है तो लगभग 3 साल के कार्यकाल में मुझे न्यूट्रल आउटकम मिलेंगे। बट बिकॉज हम इक्विटीज़ टिपिकली 3 साल प्लस वाले होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इट डज़ हेल्प, इक्विटी डज़ हेल्प। बट बॉन्ड भी अपनी जगह सही है। बहुत बार हम कहते हैं कि यार बॉन्ड अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बॉन्ड अपनी जगह सही है। सो ये एक मिथ है जो लोगों में है। आई थॉट मैं यूज़ करूँगा इसे आज साइड में करने के लिए। सो कमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं यहाँ पे, प्लस एडवाइज़र्स भी हैं। सो जो हमने आज तक ये सेशन में सीखा, अगर मैं कहने जाऊँ कि मेरे पास जो मेरी लर्निंग थी इसको स्ट्रेटेजी में मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो हमारे पास प्रूवन 5 to 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप एडॉप्ट करके एज अ सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं। अगेन दिस ऑल फॉल पार्ट ऑफ मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इज लाइफ साइकिल बेस्ड फंड एलोकेशन। जनरली यहाँ पे आप बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपके घर में कोई बॉर्न हुआ है या एक ऑलमोस्ट एडोसेलेंस एज पे आ चुके हैं 15 या 18, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए और उसके लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। दैट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल बेस्ड प्लानिंग। आप इंस्ट्रूमेंट को बाद में कंसिडर करते हो, लाइफ साइकिल को पहले कंसिडर करते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप इंस्ट्रूमेंट उस पर ऐड करते हो कि कौन से समय पे कितना इन्वेस्टमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट पे हम करेंगे। दैट इज़ वन वे ऑफ मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज एज बेस्ड स्ट्रैटेजी एलोकेशन या एसेट एलोकेशन। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि हमें इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कहूँगा एज बेस्ड एसेट एलोकेशन टूल यूज़ कीजिए। इफ़ योर एज इज़ 20, let's say 100 is the base, 100 minus 20, 80 should be your investment in equity if you want to be equity heavy. But if your age is 60, then it has to be 100 minus 60. Your exposure should be 40%, up to 40% in equity. That's an ideal way. सब चीज़ के लिए थंब रूल होता है, कभी कभी वो थंब रूल को आप खींच सकते हैं, कभी कभी नहीं खींच सकते। थंब रूल इज़ एन एवरेज। जैसे सचिन की हमने देखी एवरेज 49, बट हमें पता है उसने काफ़ी सारी सेंचुरीज भी मारी है, 200 रन भी मारे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट थंब रूल, एवरेज। सो दिस वर्क्स एज एन एवरेज वेरी वेल। कांस्टेंट वेट एलोकेशन, ये भी एक स्ट्रेटजी है। एक आप एक कांस्टेंट वेट डिफाइन करते हैं, जैसे आज मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरी हर साल इक्विटी में एक्सपोजर होगी 60%, बॉन्ड में होगी 30 एंड गोल्ड में होगी 10। आने वाले साल में अगर इक्विटी के रिटर्न्स बढ़ गए तो ये रेशियो पूरा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जितने भी ये चेंज हुए हैं, जैसे इक्विटी में अगर मेरे रिटर्न्स बढ़ गए और इक्विटी का एक्सपोजर इंस्टेड ऑफ 60 बिकम 65, तो मैं 5% इक्विटी बेच दूंगा और रिमेनिंग एसेट क्लास में री इन्वेस्ट करूँगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट वेट एलोकेशन। मैंने वेट को कॉन्स्टेंट रखना है। थर्ड इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये टिपिकली आप में से बहुत लोगों ने सेक्टर फंड्स में भी इन्वेस्ट किए होंगे। सेक्टर फंड्स आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टैक्टिकल एलोकेशन। आप टाइमिंग करना जानते हो, वो बेसिस पे आप वो इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से मोनेटाइज करके बाहर आ जाते हैं। बट यू ट्राई टू रिकैलिब्रेट वेट्स। जैसे अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है 10% और मुझे पता है कि इस साल शायद गोल्ड बेटर करेगा, तो मैं अपना वेट्स बढ़ा के 20% भी कर देता हूँ। इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन, आई थिंक वी ब्रॉडली कवर्ड इट। आइडिया इज टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं ज़ीरो रिस्क लेता हूँ, जैसे बॉन्ड या एफडी या इंश्योरेंस, दे बिकम मेजर पार्ट। एंड डायनामिक एसेट एलोकेशन। डायनामिक एसेट एलोकेशन में ट्राई करता हूँ अपने वेट्स ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए जब मुझे लगता है। जैसे 2014 में अगर मुझे लगा होता कि इक्विटीज़ काफ़ी नीचे हैं तो मैंने अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दिया होता। इफ़ 2024 टेल्स मी कि आज इक्विटी काफ़ी ओवर वैल्यूड है तो मैं अपना एक्सपोजर कम कर दूंगा। एज प्रोफाइल को मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे मैं एसेट की एक लाइफ साइकिल होती है, उसकी एक रिटर्न की एक लाइफ साइकिल होती है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ।
सो दीज आर 6 स्ट्रेटजीज जो बाय फार बहुत सारे एडवाइज़र्स यूज़ करते हैं, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉडली वी हैव कवर्ड asset allocation एज अ सब्जेक्ट। आई थिंक ये थोड़े बहुत इकोनॉमिक पैरामीटर है। हाउ मच टाइम वी आर कैरिंग, हाउ डू यू विश टू टेक इट? आप इस पे भी मैं ड्वेल कर सकता हूँ, और आई थिंक दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्लाइड। आई विल टच अपॉन दिस Q&A. ओके, आई विल टेक दिस वन लास्ट स्लाइड एंड उसके बाद Q&A करते हैं। सो बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू 1980s या उसके पहले के पॉपुलेशन में, सो आई ऑलवेज टेक 1980s एज एन एग्जाम्पल। बहुत बार ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिया जो भी इंडिया ने किया बहुत लेट किया। हालांकि वो राइट भी है, बट ये मिसकंसेप्शन है, स्पेशली जब हम बाहर के देशों के साथ कंपेयर करते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, इसको हम दूर कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया इवॉल्व्ड। देयर आर 2 डेटा पॉइंट्स, इंडिया एंड चाइना। इंडिया ड्यूरिंग 1980 हमारी पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, हम उसे एक एज वाइज पूरे पॉपुलेशन को ब्रेक करते हैं और उसको स्लाइसिंग करते हैं। 0 to 4 में हमारी मैक्सिमम एज पॉपुलेशन थी, 5 to 10 में कम थी, या 10 to 15 और कम। तो अगर आपने देखा होगा इंडिया एंड चाइना, इंडिया वॉज अ क्लासिकल यंग पॉपुलेशन पिरामिड हैवी 1980s में, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम एज पुल 0 और 10 के बीच में था, माने उन्होंने कमाना शुरू नहीं किया था। 1980s में चाइना मैक्सिमम एज पॉपुलेशन वाज बिटवीन 10 and 14, माने सून उनकी पॉपुलेशन वर्किंग क्लास में ज्वाइन होने जा रही थी। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट 2 पॉलिसीज़। वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि सबको काम मिले, एंड सेकेंड इज़ वन नेशन वन चाइल्ड वन नेशन पॉलिसी। वो एडॉप्ट करने से 2 हुआ। चाइना एग्रेसिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क काफ़ी प्रो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, सबको काम मिलने लगा, एवरीबडी वॉज हैप्पी। नंबर 2 पॉलिसी विच इज़ वन चाइल्ड वन नेशन पॉलिसी। बिकॉज ऑफ दैट इनका पॉपुलेशन पिरामिड पूरा डिस्टर्ब हो गया। दिस इज़ 2023, this is how the population pyramid looks like. They are more heavy on the senior citizen side, 45-50 एज ग्रुप में वो ज़्यादा हैवी है। इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड इज़ वेरी स्मूथ लाइक अ स्पीयर। हम पिरामिड से बाहर निकल गए, बट यू कैन से दिस लुक्स लाइक अ लीफ, पत्ते की तरह दिखता है, या पुराने ज़माने के जो एरोज होते थे, स्पीयर होते थे, वैसा दिखता है ना। इसका हेल्प क्या है, ये डेटा पॉइंट का हेल्प क्या है? जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, हम लेट शुरू हुए थे एज अ पॉपुलेशन। अगर मैं एज अ पॉपुलेशन 10 या 12 साल चाइना से पीछे चल रहा था एवरेज एज में, सो ऑब्वियसली जो मेरे देश में काम होगा वो भी उससे उतना ही पीछे हो सकता है। उससे आगे हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो नेचुरल इवोल्यूशन है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ये बोलने के लिए इजी है, बट जब हम डेटा पॉइंट्स में देखेंगे तो ही हम बिलीव करेंगे। चाइना 2007 में $3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, इंडिया 2021 में ऑलमोस्ट 3 या 2022 में $3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। 2007 से लेके 2021 मोर और लेस 14 साल का गैप। कीप इन माइंड 14 साल का बनवास जो इंडिया के लिए था। अब ये एक डेटा पॉइंट हो गया। दूसरा हो जाता है पर कैपिटा, मतलब अगर कोई देश का ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसकी इकोनॉमी भी बड़ी हो जाएगी। बट कोई देश की पॉपुलेशन ही कम है तो कम कंज्यूम करेंगे तो उसकी इकोनॉमी भी छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, पर पॉपुलेशन उसको चेक करते हैं। पर पॉपुलेशन वाइज
India and China are almost similar. India is at where China was in 2007. हम दोनों में लगभग सिर्फ $300 का गैप है. चाइना वॉज एट 2600 पर कैपिटा, इंडिया इज एट 2300 पर कैपिटा. एंड जैसे हम 2000 पर कैपिटा के ऊपर जाते हैं, प्रीमियम कंजम्पशन, अगर आपने देखा होगा लास्ट 10 साल में सडनली इंडिया में प्रीमियम कंजम्पशन बढ़ने लग गया है. सब ब्रांड कॉन्शियस हो गए, सबको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए. ये क्यों हुआ? ऑन एन एवरेज ग्लोबली ये देखा गया है कि आपकी पर कैपिटा जीडीपी जैसे 2000 के ऊपर जाती है, योर प्रोपेंसिटी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी बेसिक नीड तो कवर हो गई, उसके अलावा जो आपकी सेविंग्स हो रही है वो बहुत बड़ी हो रही है. एंड यू वांट टू स्पेंड मोर, यू वांट टू लिव लैविशली. वी आर इनटू एन एरा वेयर वी आर क्रॉस 2000 एज अ डॉलर per capita, and we are going to constantly spend lavishly. India will keep adopting more and more brands, bigger house, bigger गाड़ी, ये सब होता रहेगा. It is not something which is happening just for some time and it will change. No, ये एक permanent change है, ये वो डायरेक्शन में जाती जाएगी गाड़ी. चाइना 2007 में जब उसने $3 ट्रिलियन का जो बेंचमार्क था अचीव किया, और इंडिया ने 2021 में अडॉप्ट किया. मैंने आपको याद इनिशियली कहा था कि इंडिया इज़ यंग एंड चाइना इज़ ओल्ड, एंड हम पीछे नहीं हैं, हम इक्विवेलेंट है या उससे आगे हैं. चाइना जब 2007 में वो बेंचमार्क या वो पड़ाव अचीव किया था, उनकी एवरेज एज प्रोफाइल 34 पे थी. इंडिया ने जब वो बेंचमार्क अचीव किया, हमारी एवरेज एज प्रोफाइल 29 पे है. 29 and 34, so we are younger, बट गैप कितना है? सिर्फ 5 साल का. आपको भी यार, आपने तो 14 ईयर का प्रॉमिस किया और ये तो 5 साल का ही गैप है. बट ब्यूटी लाइज इन द डिटेल्स. एवरी ईयर इंडिया इज एजिंग अप. हमारी एज एवरेज बढ़ रही है 0.5 से. सो जो 28-29 की हम जो बात कर रहे हैं आज, हमारी एवरेज एज है, वो नेक्स्ट ईयर 28.5, 29.5 होगी, उसके बाद 29.5. सो वी आर ऑलमोस्ट हैविंग 10 ईयर काइंड ऑफ यंगनेस इन अस. सो नेक्स्ट 10 साल विल रीच फ्रॉम 29 to 34 या 35 के एज ब्रैकेट में. 29 से 35 के एज ब्रैकेट में आप अगर झांक के देखें, आपकी लाइफ में आपने घर खरीदा, शादी की, घूमने गए, बहुत सारे जॉब चेंज किए, बिजनेसेस ट्राई किए. सो इंडिया ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू गो टू अ न्यू लेवल. इंडिया फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव, एजुकेशन पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू गो टू अ न्यू लेवल. कहते हैं सोने पे सुहागा होगा तो ही इकोनॉमी बढ़ सकती है. इन लास्ट 10 ईयर, बिकॉज whatever policy framework government has taken, we are constantly having surplus revenue. और गवर्नमेंट के पास उतना अभी एम्यूनेशन है कि वो कॉन्स्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर सकें. बहुत बार ये गवर्नमेंट ने टर्म भी यूज़ किया है, अमृतकाल. ये क्यों यूज़ किया होगा? अमृतकाल अगर हम इंग्लिश में सीखने जाए तो क्या होता है? गोल्डी लॉक्स. गोल्डी लॉक्स माने दो अलग चीज़ें आपस में ऐसी मेलजुल खा के आ गए एक ही समय पे कि यहाँ से कुछ अजीब ही हो गया. इंडिया के पास सेम गोल्डी लॉक्स की सिचुएशन है और ये कभी आगे रिपीट भी नहीं होने वाला. वन इज़ गवर्नमेंट के पास काफ़ी सरप्लस है तो कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है. एंड सेकेंड इज एज. ये जो एज एक बार निकल गई ना तो वो 60 ईयर्स के बाद या 70 ईयर्स के बाद ही रिपीट हो सकती है. सो दैट इज़ वेयर वी से इक्विटीज़ या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कर रहे हैं, ये सही समय है एंड वी हैव टू कीप इन्वेस्टिंग, क्योंकि इंडिया से तो ही आप बेनिफिट ले पाएंगे. विद दिस आई थिंक ब्रॉडली वी हैव कवर्ड asset allocation and how India is placed for next 10 years, 15 years, and probably we should now open up for Q&A. आपके जो भी सवाल हैं या जो भी है, या sure. Dhruv, you want? How to quantify risk? What is the measure of risk? So risk per se is a very subject. जैसे हम कहते हैं कि आप गाड़ी जोर से मत चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा.
बट क्या वो एक्सीडेंट लिखा हुआ है कि आज ही होगा या कल होगा? आंसर इज़ नो, नोबडी नोज। बट वो रिस्क है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो जब होगा यू विल लैंड अप डैमेजिंग समथिंग विच यू हैव नॉट थॉट अबाउट। जब आप कोई चीज़ को नहीं समझ सकते और आपने न जानते हुए कोई काम किया है एंड जब उसका भुगतान आएगा तो आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, हम उसे कहेंगे दैट इज़ रिस्क। सिंपल भाषा में, अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है एंड आपको पता है कि मैंने आज जो 40,000 पर स्क्वायर फीट में इन्वेस्टमेंट की है या मैंने परचेस किया है, इट विल स्टे एट 40,000 फॉर नेक्स्ट 5 years, बट अल्टीमेटली इट विल बी फ्यूचर मलाबार ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो हो सकता है वो मैंने 5 year का रिस्क का कॉल लिया है कि 5 year तक मेरे रिटर्न्स नहीं बनेंगे, बट अल्टीमेटली मेरे रिटर्न्स बनेंगे। सो सारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क इधर वो इंस्ट्रूमेंट के हैं या आपकी जो टाइम होराइजन है उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप ज़्यादा फास्ट भागना चाहते हैं तो उसके अलग रिस्क है, अगर आप ज़्यादा स्लो चलना चाहते हैं तो उसके अलग रिस्क है। रिस्क को हम कभी भी ज़ीरो डाउन नहीं कर पाएंगे, बट रिस्क को हमें मिनिमाइज़ करना है। जैसे डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो तो नहीं हो पाएगा, बट आपको कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज़ करना है। यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट, बट उसे मिनिमाइज़ करके सामने मैक्सिमाइज, कम रिस्क लेके मैक्सिमम रिटर्न्स। जैसे अगर मुझे 300 बॉल में 300 रन ही बनाने हैं तो मैं हर बॉल पे 1 रन ले सकता हूँ या 3 बॉल पे 1 रन लूँ और 1 बॉल पे चौका मारूँ। वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। दैट इज़ हाउ इट नीड्स टू बी सीन। इसमें क्वान्टिफाई करना डिफिकल्ट है। सी व्हाट वी हैव यूज्ड इन दिस इज अ शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इज व्हाट, इट्स अ स्टैंडर्ड डिविएशन। टिपिकली आपने 10 रुपये का रिटर्न कमाया, बट वो 10 तो स्टेबल नहीं था। 10 कभी 5 भी हुआ, कभी 20 भी हुआ, ऑन एन एवरेज आपको 10% मिला। सो ये जो डिविएशन आते हैं, एवरेज के सामने जो डिविएशन आते हैं उसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट करते हैं। और मेरे पास एक गवर्नमेंट का बॉन्ड था, रिस्क फ्री रिटर्न बॉन्ड, जो RBI के बॉन्ड्स होते हैं वो 7%। सो 10 - 7 इज़ माई एक्स्ट्रा रिटर्न दैट आई मेड। जो एक्स्ट्रा रिटर्न मैंने बनाया वो एक डिविएशन के साथ आया। जो मैंने कहा ना आपको 5 भी हुआ, कभी 20 भी हुआ, वो डिविएशन। तो ये 3% एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय दिस स्टैंडर्ड डिविएशन विल गिव यू द आंसर। तो उससे हम वैसे क्वांटिफाई करेंगे इफ़ यू वांट टू क्वांटिफाई। यस हमारे यहाँ काफी सीनियर सिटीजन्स है, तो मेरी टाइम्स दे आर रिलक्टेंट टू आप उसमें के साथ बोल सकते हैं कि कितना जाना चाहिए एलोकेशन के हिसाब से। गुड पॉइंट। सी वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इंडिया में आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एंड स्पेंडिंग हो गया, एंड ऑब्वियसली देर आर वेज एंड मीन्स टू पार्टिसिपेट। इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, समझो यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, आपको पता है कि यार मैं बिल्डिंग में फ्लैट तो नहीं ले पाऊँगा, या मे बी दैट टिकट साइज इज़ 5 crore, बट जो बिल्डर है उसके शेयर्स लिस्टेड है, तो दैट इज़ हाउ आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट वेल्थ क्रिएशन। तो इक्विटीज़ में जनरली हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? स्कटलबग करके एक थियरी होती है, जो हमारे आजू बाजू हम डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें हमें अगर पार्टिसिपेट करना हो तो या तो वो बिज़नेस हम शुरू करें, बट हम कितने बिज़नेस शुरू कर पाएंगे? 1, 2, 3 या 4 या 5? अल्टीमेटली हमारी उतनी लिमिटेशन होगी। बट इक्विटीज़ हमें मौका देता है कि हम 5, 10, 15, 20, 30 बिजनेसेस में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। एंड जो हमारे आजू बाजू डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही हो रहा है, जैसे सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ बिक रही है या बड़े गाड़ी बिक रहे हैं, इवन ब्रांड कंजम्पशन बढ़ रहे हैं। तो आई कैन इन्वेस्ट इन FMCG कंपनी। सो ऑब्वियसली आपको इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक व्यू जो चाहिए वो इंडिया के पास है। नेक्स्ट 10 ईयर इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो ऑन 2 levels, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कंजम्पशन। अभी इसके अंदर आते हैं कि मेरी जो एज प्रोफाइल है, जो इक्विटी के रिस्क हैं वो तो है ही। अभी हम कहते हैं कि मुझे एट एज ऑफ 50, 55, 60 आई एम स्टिल वांटिंग टू टेक दैट रिस्क। इंडिया आई नो इज़ प्रोग्रेसिंग वेल फॉर नेक्स्ट 10 years, एंड 10 years में मुझे पैसा बनाने मिलेगा। मे बी 1-2 year आई विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। सो इसमें कीपिंग इन माइंड द एज वेयर वी आर,
One theory is 100 minus your age should be your maximum allocation towards equity and rest should be towards multi asset, जो बाकी assets हैं. But किसी के पास ये भी होगा कि नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्री है कैश फ्लो में, बिकॉज मैं जो जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ, माई किड्स आर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड दे हैव अलाउड मी टू इन्वेस्ट एग्रेसिवली. देन यू कैन हैव अ स्लाइटली एलिवेटेड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे you can also have direct equity participation, you can have mutual fund participation, and you have other bonds या gold as an additional participation. ये एज में इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट विल कम विद लॉट ऑफ मोर्टेलिटी कॉस्ट. तो आपका बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर्टेलिटी कॉस्ट, जब हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न, उसमें मोर्टेलिटी कॉस्ट एक कॉस्ट होती है जो उससे कम की जाती है आपके प्रिंसिपल से. जैसे कि एट एज ऑफ 20 अगर आपने 100 रुपये इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए होते तो शायद मोर्टेलिटी कॉस्ट 3 रुपये होती, तो आपने 97 इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर आपके रिटर्न बनते हैं. बट एट एज ऑफ 60 मोर्टेलिटी कॉस्ट बढ़ के 12 हो गई या 20 हो गई, तो आपका सिर्फ 80 रुपीज़ ही इन्वेस्ट हो रहा है. एंड 80 रुपीज़ पर अगर आपको 7% रिटर्न मिलेगा या 97 पे 7, इट विल मेक डिफरेंस. सो जनरली इंश्योरेंस एज अ सब्जेक्ट गेट डिस्करेज एट एज ऑफ 60 बिकॉज आपकी मोर्टेलिटी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है. हालांकि उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन होती है, PPF एज एन इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आपको श्योर 8% विच इज़ इक्विवेलेंट टू इंश्योरेंस आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं. PPF कम विथ अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. तो आप अगर यू स्टार्ट प्लानिंग अर्ली एट एज ऑफ 50 तो 65 के आसपास आपको वो एनकैश करने मिल सकता है. FD ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. टिपिकली ये एज में मैं कहूँगा बारबेल स्ट्रेटेजी होती है. बारबेल माने क्या, आप दोनों हाथ में इक्वल वेट लेके चलो ताकि आप अपने आप को बैलेंस रख के चल सकते हैं. तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं इक्विटीज़ में एंड म्यूचुअल फंड में, तो दूसरी साइड आप अपने आप को थोड़ा रिस्क मिटिगेशन भी कीजिए विथ PPF, FDs एंड गोल्ड्स एज एन इंस्ट्रूमेंट. मैं ये 3 इंस्ट्रूमेंट इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी एज अ कॉस्ट बड़ी नहीं होती. वो आपको सीधा सीधा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वही रिटर्न आपको देके जाएंगे. The offline diversity like last maybe 5 years people have started talking about mutual funds, are talking about asset allocation, which was not a very constituted subject 5 years ago, or probably maybe 2 years ago. And now most of the mutual funds are talking about the schemes or multi-asset allocation. Correct. Why suddenly this change is happening? Yeah. What has caused this? Why it did not happen earlier? करेक्ट. ये वेरी प्रूडेंट क्वेश्चन. सो अगर आप देखेंगे ना, ये असेट एलोकेशन का जो डेफिनेशन है ये हमने अननोइंगली नोइंगली फॉलो किया है लाइफ में. आप में से एट योर एज FD में तो इन्वेस्टमेंट किए ही थे, रियल एस्टेट भी आपने ही खरीदी है. बहुत कम हो गए जिनको आगे से विरासत में मिले, बट आई थिंक ये फोरम पे जितने भी हैं इन्होंने खुद के प्रेजेंस में रियल एस्टेट अपने लिए बाय किया है. सो नोइंगली अननोइंगली हमने एसेट एलोकेशन अपनी लाइफ में किया. हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट थी बिकॉज आई थिंक आपके टाइम पे यू वांटेड योर किड्स टू सेटल डाउन वेल, प्लस यू वांटेड अ स्टेबिलिटी विच इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन नेम ऑफ रियल एस्टेट. आज फास्ट फॉरवर्ड टू 2015-20, ये पीरियड में क्या हुआ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो जो पैसा ब्लैक मनी विच वॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड रियल एस्टेट, वो फोर्सफुली बैंक्स में आ गया. अभी बैंक्स में आ गया तो जब वो बैंक्स में नहीं था तो एसेट एलोकेशन का डेफिनेशन वो फॉलो कर रहा था, बट इंग्लिश वर्जन ऑफ एसेट एलोकेशन का उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज वो बैंक्स में नहीं था. अब वो बैंक्स में आ गया, फॉर्मल चैनल में आ गया, तो फॉर्मल डेफिनेशन भी देना पड़ेगा ना. हाउ डू वी अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स? So that is where asset allocation as a very formal subject got discussed. कि because now that money has come into formal system, so formal word उसे दिया गया. Obviously वो पहले भी होता था. इंडिया में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी between 20 से लेके 50 ऐसा टाइम उसका निकला होगा जिसने asset allocation के बारे में नहीं सोचा होगा.
But now because this young generation is there, young generation thinks lesser and they want to live for today. तो उनको फॉर्मल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है. वही यंग जनरेशन अपने पेरेंट्स से सेम डेफिनेशन नहीं समझेंगे. अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप एफडी में भी इन्वेस्ट कीजिए, इंश्योरेंस में भी कीजिए, बैंक्स में भी थोड़ा रखिए एंड बाकी इक्विटीज़ में कीजिए और कंजम्पशन भी कीजिए, नहीं आप तो बहुत पुराने ख्याल वाले हैं. और उन्हें वही म्यूचुअल फंड वाले आके कहेंगे कि यार आई विल बी इन्वेस्टिंग 30% इन बॉन्ड्स, आई विल बी इन्वेस्टिंग 10% इन गोल्ड and 60% I'll still be investing in equities. They will say, wow. थोड़ा बहुत मानसिकता है, but that is how it is. जैसे डॉक्टर्स थे पहले और अभी है वैसे. I ask one question. Within equity, would you like to suggest something in terms of, because you mentioned there are 5-6 ways of approaching asset allocation, and you mentioned about tactical and specifically made reference to sectoral investment. So within equity, how much should be one allocating towards sectoral funds? Sure. So equities के अंदर जैसे लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं. सो ये तीन बहुत क्रिस्टल क्लियर स्कीम्स हैं एंड टिपिकली एज एन इन्वेस्टर, जैसे अपवर्ड्स ऑफ 50+ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आर स्टिल ओपन टू टेकिंग रिस्क इन म्यूचुअल फंड. वी ऑलवेज सजेस्ट देम गो विद लार्ज कैप बिकॉज वहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी होती है, थोड़े रिटर्न कम बनते हैं, बट अगर आप पूरा एक्सपोजर वहाँ पे लेते हैं लार्ज कैप का तो आपके वोलेटाइल आउटकम्स लिमिटेड रहेंगे. मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज़ वेयर कंपनीज आर यंग एंड दे टिपिकली हैव फेलियर रेट्स, तो वहाँ पे थोड़े बहुत आउटकम्स भी वोलेटाइल होते हैं, रिटर्न्स भी काफ़ी समय अच्छे बनते हैं, बट वो एक अलग एज प्रोफाइल के लिए बना है बिकॉज वहाँ पे रिस्क एलिमेंट है. उसके अलावा वहाँ पे सेक्टर फंड्स भी होते हैं. सेक्टर फंड्स टिपिकली बहुत बार हमें इन्वेस्टर एडवाइजर्स सजेस्ट करते हैं कि सर आप सेक्टर फंड्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंजम्पशन फंड्स है, आईटी फंड्स है. तो हाउ शुड वी लुक एट इट? आपका जो भी इक्विटी और म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है, मान लीजिए एट योर एज 100 इज़ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर 50 इज़ व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़ एंड म्यूचुअल फंड पुट टुगेदर. वो 50 का यू शुड हैव 10 to 15%, माने 5 से 7% ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट. अगेन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 5 से 7%, बट विद इन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड उसका 10 से 15% ही एक्सपोजर आपको सेक्टोरियल फंड्स के लिए रखना है. सेक्टोरियल फंड्स का काम ये है कि दे अज्यूम दैट इन्वेस्टर इज स्मार्ट इनफ टू कम इन एंड आउट. हालांकि इन एंड आउट बोलना ईजी है, टिपिकली उसमें 3 साल का होराइजन इज़ द बेस्ट वे टू डू, बट बहुत बार इकोनॉमी में कुछ एक सेक्टर्स ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पे क्लियरली आपको पता है कि यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न्स बनेंगे या प्रॉफिट पूल जमा होगा, and you can take benefit out of it by taking more concentrated approach. तो one should adopt sectorial funds only then, and उसमें भी आपको आपकी पूरी एक्सपोजर 10 से 15% ही रखनी है, उससे ज़्यादा आप मत कीजिए. दैट इज़ व्हाट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वन वुड सजेस्ट. देन देर आर मल्टी कैप जो अलग अलग वे में लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं. दिस आर मोर प्रीमिक्स सोल्यूशन. जैसे बहुत बार पास्ट में आपने देखा होगा कि एक ज़रिया होता था जहाँ पे एंसेस्टर रॉ मटेरियल लेके आते और घर पे वॉशिंग पाउडर बनाते थे या सोप्स बनाते थे. अभी प्री मिक्स लाइक यू कैन से तैयार साबुन आती है या सोप आती है. दैट इज़ हाउ मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एक तैयार प्री मिक्स सोल्यूशन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप बोल सकते हैं कि मैंने लार्ज कैप में 30% एक्सपोजर लिया है, 30% मिड कैप में लिया है, 30% स्मॉल कैप में लिया है. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 स्कीम्स आपने एक ही स्कीम में लिया एंड वो ऑटोमेटिकली वो एक्सपोजर को बैलेंस आउट करते रहते हैं. सो ये ब्रॉडली ये 3 बकेट हैं. एक स्टेडी स्टेट लार्ज, मिड एंड स्मॉल एज अ डिफरेंट स्कीम, देन सेक्टोरियल स्कीम्स एंड देन हाइब्रिड स्कीम्स. हाइब्रिड स्कीम्स डू वर्क वेल. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे एक्सपोजर्स कैसे होने चाहिए, एंड वो अगर हमारे एक्सपोजर्स को सूट करते हैं तो वहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर भी रहते हैं
जो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2-3-4 इंस्ट्रूमेंट के बदले वो एक ही स्कीम में हमारा काम हो जाता है। सेक्टोरियल एक्सपोजर मैंने आपको बताया 10 से 15%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। Last question. One question. Good afternoon everyone. Thank you. अभी सेक्टोरल फंड्स और ये सब की बात हुई, इसके लिए क्वेश्चन आया कि कल मैं स्टडी कर रहा था थोड़ा टाइम था एक्स्ट्रा। आजकल ETF इवन सेक्टोरल ETF भी आ रहे हैं, उसमें मैं स्टडी कर रहा था तो 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है ऐसे इन्वेस्टमेंट को। सो हाउ डू यू प्रिफर ये एसेट एलोकेशन में ETF बाकी को होगा या अभी, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है ज़्यादा सेक्टोरल ETF भी है, मुझे भी पता नहीं था। हालांकि पिछले 8-10 साल से मैं खुद कर रहा हूँ डायरेक्ट इक्विटी में, तो मैंने देखा कि मुझे 2.5% लास्ट 10 years का जैसे आपने डेटा देखा वैसे मैंने भी देखा, तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली 1.5 से 1.5% तो है हर एक सेक्टर रिटर्न एनुअल बेसिस। अच्छा ठीक है। सो आफ्टर 10 years तो 15% सो कंपाउंडिंग तो और ज़्यादा होगा, 25% कंपाउंड। तो ये कैसे सेक्टर ग्रो होगा या ETF में इन्वेस्टमेंट करना सही है, एसेट एलोकेशन करना, या स्विच टू म्यूचुअल फंड, या जो अभी कर रहे गोल्ड वगैरह वही करते हैं? व्हाट इज योर सजेशन? सो ब्रॉडली मैं कहूँगा इंडिया इज स्टिल एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट। सो जनरली हमारे इन्वेस्टमेंट क्लास बुक में व्हेन देयर इज एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट यू टेक एक्टिव रिस्क, एंड व्हेन देयर इज अ इवॉल्व्ड सब्जेक्ट यू टेक अ पैसिव रिस्क, या यू कैन टेक पैसिव अप्रोच होती है कि एक्टिव अप्रोच होती है। तो जब इवॉल्विंग सब्जेक्ट होता है तो आपको उसमें से बहुत सारी चेरी पिकिंग्स करने मिलती है, और जब वो सब्जेक्ट ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो आपको चेरी पिकिंग करने नहीं मिलते, जो भी है सब एक समान ही दिखते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं और 20 स्कूल में जाते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तब 60 स्टूडेंट की जो क्लासरूम होते हैं वहाँ पे आपको क्लियरली पता चलता है कि ये 3 बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं और बाकी 55-57 आर गुड, बट मे बी उसमें से 50% आर स्टिल बिलो एवरेज, बिकॉज उनकी जो एज प्रोफाइल है वहाँ पे वो इवॉल्विंग स्टूडेंट्स हैं। वही जब आप हार्वर्ड स्कूल में जाओगे, इट्स अ मैच्योर या इवॉल्व्ड क्लासरूम, वहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि कौन से 40 स्टूडेंट है जिसमें से 10 पे मुझे बैट लगानी है और 30 पे नहीं लगानी है। वैसा जब आपको क्लासरूम मिले, मैं कहूँगा गो फॉर पैसिव विच इज़ ETFs, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट आउट A वर्सेस B। बट इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years एटलीस्ट इज़ गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट जो इवॉल्व होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ मिस प्राइस इवेंट्स कि जहाँ पे फियर आता रहेगा, ग्रीड आती रहेगी, मिस प्राइसिंग होता रहेगा, तो वहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टमेंट की जगह रहेगी, एंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट विल कम एट अ कॉस्ट विच इज़ एक्टिव मैनेजमेंट फी ऑफ 1.5 या 2%। तो जब एक्टिव और पैसिव हम कंपेयर करने जाएंगे, टिपिकली सेक्टर फंड्स आई वुड से लाइफ इज़ नॉट मोर देन 7 years, क्योंकि 7 साल हर बिजनेस साइकिल आती है, उसमें से पहले 3 साल रिटर्न बनते हैं नहीं बनते, बट ऑन एन एवरेज 3 year में आपके रिटर्न बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सूनर और लेटर आपने मिड साइकिल में इन्वेस्ट किया, आपके रिटर्न्स बनते हैं। जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो साइकिल मैच्योर होके डेसिपिटेट होती है। जैसे आप अगर केमिकल्स का भी एग्जांपल लेंगे, केमिकल साइकिल बहुत लोगों ने विटनेस की थी। 2013 में जो प्राइस थे और 2021 में जो प्राइस था, ऑलमोस्ट 100x का डिफरेंस था, एंड 2021 और 2024 में जो प्राइस हैं दे आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 50%। सो माने 0 से जो 100 हुए वो 10 साल के बाद 0 से 50 दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ 100। तो वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में आपको 0 to 50 कैप्चर करने मिलेगा, बट आपने अगर कोई सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, तो लास्ट के 3 साल 21 से लेकर 24 आपके रिटर्न्स खराब हुए, प्लस आपने मैनेजमेंट फीस भी दिए 2% वो फंड मैनेज करने के लिए, हैंस आपके रिटर्न आर लुकिंग बैड बाय 2% ओवर अ पीरियड ऑफ 10 year। बट अदरवाइज आई वुड से सेक्टोरियल फंड्स हैव 3 to 5 year, आना है जाना है, इसके लिए वी कैन नॉट हैव देम मोर देन 10-15% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। वो एक सीज़न की तरह है, आम की सीज़न आएगी और जाएगी। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Dhruv. Thank you.